नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, मित्रों। मैं एस.के. मौर्य, सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रवक्ता, आपको आपके चैनल पर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं। यदि कोई सुझाव, कमेंट आदि हो तो आप उसे हम तक संप्रेषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम लेकर आए हैं और पैडागोजी से संबंधित हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न बहुत जटिल होते हैं, उसमें भ्रामक स्थितियां बनती हैं। पहला इसमें दिया गया है अभिभावक, दूसरा दिया गया शिक्षक, तीसरा सरकार और चौथा विद्यालय। यूँ तो सभी विकल्प सही हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है कि सर्वाधिक या सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। तो मान लीजिए प्रशिक्षण के लिए प्रश्न है, टीटी के लिए प्रश्न है और शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? शिक्षक के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षा सुलभ नहीं हो सकती। चाहे सरकार कितना प्रयत्न कर ले, चाहे विद्यालय कितने बन जाए, चाहे अभिभावक कितना ज़्यादा प्रेरित हो, जागरूक हो शिक्षा के लिए, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट ये हो गया आपका बी ऑप्शन, शिक्षक, टीचर, अध्यापक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए किसका? शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए किसका? पाठ्यपुस्तकों का, समयावधि का, बालकों की रुचि व मानसिक स्तर का और परीक्षा का। ठीक है। अब देखिए सारे प्रश्न इसमें, सारे विकल्प सही हैं बिल्कुल, लेकिन अब कौन सा सबसे सटीक है ये मुझे ढूंढना है। तो सबसे पहले यदि शिक्षण करते समय हम बालकों की रुचि का और उसके मानसिक स्तर का यानी लेवल का ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? शिक्षण व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक लगेगा। क्योंकि हमारा पूरा दारोमदार बालक की रुचि और मानसिक स्तर पर निर्भर करता है और बालक ही हमारा केंद्र बिंदु है। क्योंकि जो शिक्षण पद्धति इस समय है वो बाल केंद्रित है, ठीक। इसलिए बालक को हमें ध्यान में रखना है। तो बालक को ध्यान में रखने का मतलब उसकी रुचि और उसका मानसिक स्तर है। क्लियर? वैसे सामान्य रूप से देखें तो पाठ्यपुस्तकों को भी ध्यान रखना है, किस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें हैं, उसके उद्देश्य को पूरा कर रही कि नहीं, टाइम के हिसाब से पढ़ाना है, हर समय पढ़ाएंगे तो भी नहीं सही है। परीक्षा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में यदि अंकन नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। आजकल आपको शिक्षा वह नहीं दे पाती है जो उसे देना चाहिए, क्योंकि रोजगार परक भी बनाना है हमें शिक्षा को, ठीक, सुग्राही बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तीसरा, शिक्षण की गति आधारित होती है या होनी चाहिए? शिक्षण की गति यानी शिक्षण की स्पीड हम कैसे तय करें? शिक्षक को एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अब किस गति से, किस स्पीड से और किस लय से, समझ लीजिए, वो आगे पढ़ाए, आगे बढ़े, किस तरीके से वो बढ़ता चला जाए, आगे शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करता चला जाए। तो वह गति कौन सी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन इसमें है छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होनी चाहिए। फिर परीक्षा की तिथि पर परीक्षा का उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें उद्देश्यों की पूर्ति कराना है। फिर कालांश यानी पीरियड कौन कौन से कैसे लग रहे हैं उस हिसाब से, ठीक। और शिक्षक का कार्य, शिक्षक का जो कार्य है वो किस प्रकार से होना चाहिए, किन बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए ये भी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा, मान लीजिए स्टार दें तो ट्रिपल स्टार का ये प्रश्न है, ठीक। देखिए सारे विकल्प सही हैं, लेकिन सबसे अधिक विकल्प जो सही है वो आपका है छात्रों के
सीखने की गति पर, क्योंकि शिक्षक की गति या शिक्षक कार्य या कालांश और परीक्षा तिथि से कोई मतलब नहीं। छात्रों के सीखने की गति, यानी छात्र जिस हिसाब से सीख रहे हों, विद्यार्थी जिस हिसाब से सीख रहे हों, बालक जिस हिसाब से सीख रहा है, जिस गति से, जिस स्पीड से सीख रहा है, व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए हमें उसके अनुसार ही शिक्षण करना है, उस करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर? ये प्रश्न हमारा, ये विकल्प सही हो गया। शिक्षक छात्रों के सीखने की गति पर हमारा शिक्षण आधारित होना चाहिए, या शिक्षण की गति या स्पीड निर्धारित होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है प्रश्न चौथा। जिस सामग्री में ड्रामा यानी नाटक, रोल अभिनय यानी कि जो किरदार निभाया जाता है, प्रयोग, कार्यशाला आदि का प्रयोग करना होता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें भी सभी विकल्प सही हो जाएंगे, लेकिन हमको सबसे अधिक अच्छा विकल्प, ये हाई लेवल का थोड़ा सा हमने आपकी बनाया है, देखने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें सही क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बार इसको हम बता चुके हैं आप सभी को कि क्रियाशील सहायक सामग्री है। ये सब सहायक सामग्री जितनी है सीखने में मदद कर रही है, सक्रिय बनाती है, क्रियाशील है, ये सारी सहायक सामग्री जो शिक्षण में मदद करती है, और इसको कहते हैं क्रियाशील सहायक सामग्री। अपेक्षित सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और शाब्दिक शिक्षण सामग्री, ये सबसे कम प्रभावी है, फिर इससे अधिक ये है, फिर इससे अधिक ये है। अपेक्षित तो सहायक सामग्री यही है जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो सहायक सामग्री हमें चाहिए वह हमें सुलभ कराई जाए, तो उसमें अपेक्षित सहायक सामग्री का प्रयास में सबसे उच्चतम स्तर पर क्रियाशील सहायक सामग्री को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, शिक्षण में रोचकता, सरलता व वैज्ञानिकता का संचार होता है। यानी शिक्षण में रोचकता यानी रुचि जगाना है, शिक्षण को सरल करना है, शिक्षण को मनोवैज्ञानिक बनाना है, या वैज्ञानिकता का संचार करना है, तो ये सब किस में होता है? शिक्षण विधियों में होता है, पहला विकल्प। शिक्षण विधियों में होता है कि शिक्षण सूत्रों में होता है, शिक्षण युक्तियों में होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये तो सबसे पहले काट दीजिए। अब देखिए, शिक्षण विधियां हों, चाहे सूत्र हों, चाहे युक्तियां हों, चाहे प्रविधियां हों, चाहे सिद्धांत हों, ये सब शिक्षण को रोचक, सरल और मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक बनाते हैं, वैज्ञानिकता का संचार छात्रों में करते हैं ये सब। अब इसमें सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र वो छोटे छोटे जो है समझ लीजिए कि छोटे छोटे आपके उपकरण हैं, हथियार हैं शिक्षक के, जो सिद्धांतों को, शिक्षण विधियों को, उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करते हैं, और आपके शिक्षण को, आपके जो ज्ञान के प्रसारण को, अधिगम को रोचक, सरल और मनोवैज्ञानिक बनाने का या वैज्ञानिकता का संचार करने में सफल होते हैं। ये बात है, ठीक। यानी पांचवा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न लगभग हमको ऐसे हैं जो महत्व रखते हैं अपने स्तर से। क्लियर? यानी कि ये विकल्प हो जाएगा बी। क्लियर? नेक्स्ट है, आइए देखें छठा प्रश्न है हमारा। छठा प्रश्न है, किस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट व अनियमित ज्ञान को, जो स्पष्ट नहीं है, नियमित भी नहीं है, उस ज्ञान को स्पष्ट और नियमित करना होता है, वह सूत्र कौन सा? अभी आपने सूत्र पढ़ा था शिक्षण सूत्र का महत्व। अभी आपको देखना है कि किस शिक्षण सूत्र में अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान को हम स्पष्ट और नियमित बनाते हैं और नियमित करना होता है, समझ लीजिए। पहला है अनिश्चित से निश्चित की ओर, यह विकल्प दिया गया। दूसरा दिया गया प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तीसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, अब इनको हम यदि डिटेल करें तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि ये प्रश्न जो है हमारा, ये विकल्प तो सबसे पहले सही हो गया, क्योंकि अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान जो है वो क्या है? अनिश्चित, और इसको स्पष्ट और नियमित करना है, यानी निश्चित कर दिया। क्लियर? अनिश्चित और निश्चित को जब हम जान लेते हैं तो हम टेंशन फ्री हो गए, और इसी सूत्र का हमें क्या होता है, ये सूत्र फॉलो करता है कि अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान को स्पष्ट और नियमित कर देता है।
अब देखिए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि जब हम ऐसा ज्ञान, ऐसा शिक्षण करते हैं, ऐसी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं कि जो अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष को समझाने के लिए हम सबसे पहले प्रत्यक्ष उदाहरण या प्रत्यक्ष कोई वस्तु लाते हैं और उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष को समझाते हैं। तो ये सूत्र हो जाता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है। अब देखिए दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य यानी जो ज्ञान हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए विशिष्ट होता है, और जैसे हम जान जाते हैं तो वो हमारे लिए वह ज्ञान सामान्य हो जाता है। जैसे आज की कक्षा में आप जो पढ़ते हैं और जो सीखते हैं, समझते हैं, अधिगमित करते हैं, वो विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानते थे तभी आप सीख रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, और उसके बाद कल वही ज्ञान आपके लिए सामान्य ज्ञान बन जाएगा। तो इसी सूत्र को कहा गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब हो गया स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। जैसे हम पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये मूर्त रूप में है, मनुष्य को देख रहे हैं, मूर्त रूप में है, और उसके विचारों को, चिंतनों का अध्ययन करते हैं और उसके विषय में सूक्ष्मता का ज्ञान प्राप्त करते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से यह सूत्र फॉलो करता है मूर्त से अमूर्त की ओर। क्लियर, यानी इन 4 सूत्रों को हमने अध्ययन कर लिया, जिसमें हमारा पहला विकल्प सही है कि जिस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान को हम स्पष्ट और नियमित बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, सुकराती विधि। सुकराती विधि माने जो प्रश्नोत्तरी विधि होती है, उसी को अब बता ही दिया आंसर सीधे, तो क्या, ठीक है, ये प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि ये सुकराती विधि कहलाती है। ठीक, अब देखिए इसमें कहा गया सुकराती विधि को विधि किसे कहते हैं, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब कहानी कथन विधि माने जिस विधि में हम कहानी को कहते हैं और उसके द्वारा शिक्षा देते हैं तो कहानी कथन विधि कहलाती है। और जिस विधि से, प्रविधि से हम क्या करते हैं, व्याख्यान दे करके बच्चों को समझाते हैं, वो छात्रों को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, सिखाने का काम करते हैं, तो वो व्याख्यान विधि होती है। कोई नहीं का कोई प्रश्न नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, स्कूल इज डेड नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये हम पिछले एक बार वीडियो में इसको बता चुके हैं, आप सभी जानते होंगे, या चाहें तो कमेंट करके आप भेज सकते हैं। ये आपका एवरेट रीमर द्वारा लिखा गया है कि स्कूल इज डेड, कि उनकी डिजिटलीकरण है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आप उसका उपयोग करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। या विद्वान, ये महान विद्वान है इवान इलिच, इन्होंने निर्विद्यालयीकरण का जो विचार दिया। निर्विद्यालयीकरण का मतलब पूरा समाज जब विद्यालय है तो हमें स्कूल की क्या आवश्यकता है, विद्यालयों की क्या आवश्यकता है, ये बात, ये विचार इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये हो गया, ये आप कमेंट करके भेज सकते हैं। वैसे मैंने आंसर आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन किसका है। यानी कि आज हमने जो सीखा, कल सीखा, परसों सीखा, ऐसे सीखते चले जाते हैं, तो जो हम बातें, जो ज्ञान हम सीखते हैं, अधिगमित करते हैं, अनुभव में लाते हैं, प्रयोग करके जानते हैं, वो सब क्या हो जाता है, सीखने का संगठन। और जो आपने उस प्रक्रिया में किया उसी को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो किसी उद्देश्य को लेकर जब सिखाने सीखने वाले के मध्य जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे ही हम क्रिया, प्रक्रिया, व्यवहार, है ना, तरकीब, प्रविधि, सिद्धांत, जो भी, ये सब क्या हो जाएंगे, शिक्षण कहलाएंगे। यानी अब सीधे सीधे कक्षा में आ जाओ तो कक्षा में क्या होता है, अध्यापक की प्रत्येक वह क्रिया जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है वह शिक्षण कहलाती है। ठीक है, कितनी अच्छी परिभाषा, कितनी सरल परिभाषा है, और सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया, इन्होंने
जो हमारे रायवर्न महोदय हैं, ये ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको याद ही करना पड़ता है मुझे। रायवर्न महोदय ने कहा कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यानी शिक्षण क्या है? सीखने का संगठन है। एक बात, दो बात, तीन बात, धीरे धीरे उन तथ्यों को, फैक्टों को हम इकट्ठा करते जाते हैं और वही क्या है? शिक्षण है, और वही बालक के लिए अधिगम है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण सूत्र नहीं है। अब देखिए, शिक्षण सूत्र कुछ आप सब जानते होंगे। शिक्षण सूत्र जैसे सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, है ना, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, ये सब चीज सूत्र हैं। अब इन सूत्रों में हम शिक्षण सूत्र जो नहीं है, यानी कि हमने जो अभी डिटेल दिया उसमें सरल से कठिन की ओर है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसका डिटेल अभी किया है। ठीक है, यानी कि, और ये स्थिर से गतिशीलता की ओर नहीं है। ये तो विज्ञान है जिसमें हम किसी बल का प्रयोग करते हुए स्थिर वस्तु को गतिशील बनाते हैं, तो ये शिक्षण सिद्धांतों में शामिल नहीं है। कोई नहीं का कोई प्रश्न नहीं है। क्लियर? शिक्षण सूत्र नहीं है। तो जब शिक्षण सूत्र सब आते होंगे आपको, तब आप इसको पहचान सकेंगे। नेक्स्ट चलिए, कहानी कहने में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। कहानी कहने में 11वां प्रश्न है, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन, यानी क्रमबद्ध घटनाओं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद तथ्य या कहानियाँ, ये छोटे छोटे तत्व जुड़ते जाते हैं और एक कहानी का, कथा का रूप ले लेते हैं। तो ये कहा गया है कि कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है कि कैसे कैसे सिस्टमेटिक इसको सजाया जाए। ठीक है, तो यह किस प्रकार के शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए, यहां पे प्रश्नोत्तर प्रविधि नहीं होगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या हो गया यहां पे? यहां पे प्रश्नोत्तर प्रविधि, सॉरी, यहां पर प्रश्नोत्तर प्रविधि नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न उत्तर की बात कही गई है। वर्णन प्रविधि ये होगा। क्यों? भाई हम जल्दी उत्तर बता देते हैं भाई। वर्णन प्रविधि माने क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन, यानी डिस्क्राइब किया जाता है, उसको डिस्क्रिप्शन किया जाता है। इस मेथड को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक, ये कहानी को वर्णन में आता है। ठीक है, कहानी को प्रदर्शित करता है। कहानी कथन विधि है और ये वर्णन क्या है? प्रविधि है। कहानी को कहने में हम वर्णन प्रविधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहानी कथन को कौशल के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला व्याख्यान जिसको लेक्चर मेथड हमने बताया था अभी, और उक्त में से कोई नहीं, ये कट जाएगा। यानी प्रश्नोत्तर, जिसमें प्रश्नोत्तर की बात होती है। वर्णन माने जिसमें हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं। तो कहानी में उद्देश्य को लेकर हम क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन मेथड इसको कहा गया है। तो यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन सभी लोग इसमें एक विकल्प दे दिया था कहानी कथन। ठीक है, तो आप कहानी कथन कर देते हैं प्रविधि। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्णन प्रविधि आता है। क्लियर ना होगा? आप बुक से आप एक बार देख लीजिएगा। न समझ में आए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारी पूरी बात को माने, आप खोजें। जब आप खोजेंगे तो वह ज्ञान आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपको लेना पड़ेगा, ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। वो ये अर्जित हो जाएगा, वो आपका प्रदत्त, ये प्रदत्त हो जाएगा। और जो आप खुद खोज करके, सर्च करके, अनुसंधान करके लेंगे, ब्रेन स्टार्मिंग उसमें होगा और ह्यूरिस्टिक मेथड उसका प्रयोग होगा, तब आप उस ज्ञान का अर्जन कर लेंगे, तब वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल एक कथन है। खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक व जन्मजात शक्ति है। खेल एक आनंददायक
व जन्मजात, स्वाभाविक आनंददायक व जन्मजात शक्ति है। ये किसने कहा, ये हमें याद करना पड़ेगा। ये पहला विकल्प इसका सही है, मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल। अब इसमें भ्रमित ना हो, ये कुक महोदय जो हैं, इन्होंने खेल प्रविधि का शिक्षा में आविष्कार किया, यानी प्रारंभ किया खेल प्रविधि का। ठीक, कुक महोदय ने। और मैकडूगल महोदय ने कहा कि खेल एक स्वाभाविक आनंददायक व जन्मजात शक्ति है। ये बात इन्होंने कही। क्लियर हो गया? तो थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो आप, आशा है इन प्रश्नों से आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य होगा। और इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जो डिटेल देता हूँ, जो विवरण देता हूँ, जो उससे जुड़ी कुछ मान लीजिए कि सूक्ष्म ज्ञान देता हूँ, वह आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा। धन्यवाद।